हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। माय नेम इज प्रतिभा सक्सेना, मैं आपकी साइंस टीचर। आज लेकर के आई हूँ नया चैप्टर, जिसमें हम इस सेशन में बात करेंगे इस चैप्टर में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की। क्रॉप प्रोडक्शन और उसका कैसे मैनेजमेंट होता है, इसकी हम बात करेंगे अपने इस चैप्टर में। तो इस सेशन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा और बिल्कुल तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। ये टेलीग्राम चैनल है हमारा। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम डाउनलोड करो प्ले स्टोर पर जाकर के, एंड देन सत्या शिक्षा 678 इस चैनल को आप ज्वाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ मिलने वाली है ढेर सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड पीडीएफ्स। जो भी आप यहाँ लेक्चर पढ़ते हैं, जो भी आप यहाँ पर नोट्स चाहते हैं, इन चैप्टर्स के जो हम सब टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो सब आपको वहां मिलने वाला है। तो सत्या शिक्षा 678 ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा और आप इसको टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में सबसे पहले बात आती है कि क्रॉप है क्या, और उससे भी पहले बात आती है कि क्रॉप, जब ये शुरुआत की हमने कि क्रॉप करना, कल्टीवेट करना, हार्वेस्ट करना, ठीक है। तो इससे भी पहले भी तो कुछ ऐसा हुआ होगा ना, कभी तो इसकी शुरुआत हुई होगी। तो जो हमारे, अगर मैं बात कर लूँ अर्लियर फेज की, जो बहुत समय पहले, लगभग मैं 10,000 BC की बात कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ से आपका जो क्रॉप है, क्रॉप 10,000 BC पहले क्या हुआ करता था, जो लोग हुआ करते थे जिनको हम नोमैडिक पीपल्स कहते थे, नोमैडिक पीपल्स। ये क्या होता था? नोमैडिक का मतलब है, इसको हिंदी में बोलते हैं घुमंतु, ठीक है, घुमंतु। तो नोमैडिक पीपल्स जो हुआ करते थे बहुत समय पहले, 10,000 BC के टाइम की ये मैं बात बता रही हूँ। उस टाइम पर जो नोमैडिक पीपल थे वो क्या करते थे कि अपने भोजन के लिए या फिर अपने खाने के लिए क्या करते थे, क्रॉप का प्रोडक्शन ना करके, क्योंकि उनको तो नॉलेज ही नहीं थी, वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह, कभी यहाँ कभी वहां, ऐसे इस तरीके से घूमते रहते थे। तो इसीलिए उनको बोला गया नोमैडिक पीपल। नोमैडिक पीपल्स बच्चों क्या करते थे कि जगह जगह जा करके शिकार करते थे जानवरों का, और ना केवल जानवरों का बल्कि वो पेड़ पौधों से जो फल हैं, फ्रूट हैं, ठीक है, जो फल हैं और जो आपकी वेजिटेबल्स हैं, वो सारी जो है खाते थे। साथ ही साथ अगर वो नहीं मिलता था तो जानवरों का शिकार करते थे। इस तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो उस टाइम पर ये काफी लंबे अरसे तक, लंबे सालों तक, बहुत सारे सालों तक ये ऐसा करते रहे नोमैडिक पीपल्स, जगह जगह जा करके इस तरीके से अपने खाने की तलाश करना, खाने के लिए इंतजाम करना, और इसीलिए उनका कोई घर नहीं हुआ करता था। आज यहाँ है तो कल वहाँ है, और कल वहाँ तो परसों कहीं और है। तो इस तरीके से उनका कोई एक जगह ठौर ठिकाना नहीं था। फिर कुछ टाइम निकला, कुछ समय बीता, तो उन्होंने ऐसा, उनके दिमाग में ऐसा आइडिया आया, ठीक है, कि हम कब तक इस तरीके से इधर उधर जगह जगह जाकर घूमते रहेंगे, शिकार करते रहेंगे, खाना अब हमें खाना है तो उसके लिए हम जो है जानवरों पे कब तक डिपेंड रहेंगे। तो उन्होंने एक आइडिया खोजा। उन्होंने कहा कि जिन जानवरों का शिकार हम कर रहे हैं, क्यों ना उन एनिमल्स को, जानवरों को हम पाल लें, ठीक है, यानी कि डोमेस्टिकेशन चालू कर दिया। डोमेस्टिकेशन यानी कि पशुपालन। तो जब डोमेस्टिकेशन यानी कि पशुपालन स्टार्ट हो गया तो उनको बहुत सारे खाने की चीजें मिलने लग गई, ठीक है, जो एनिमल्स दे सकते थे। साथ ही साथ इन्होंने अपना एक घर बना लिया, एक ठिकाना बना लिया, नदी के किनारे ये बस गए और जा करके एनिमल्स का क्या करने लग गए, उनको पालने लग गए, मीन्स डोमेस्टिकेशन करने लग गए। जिन एनिमल्स को वो खा रहे थे उनको अब वो अपने पास रखने लग गए, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने क्रॉप के लिए भी यहीं से ही सोचना चालू किया। मीन्स ये कह रहे थे कि जो ये सोचते थे कि जो क्रॉप बड़ी होकर के, एक जिन पौधों से हम फल और जो वेजिटेबल्स हैं उनको खाते हैं, क्यों ना वो हम खुद ही उगाएं। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम खुद ही उगाएं, तो क्रॉप प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया।
तो अवेलेबल सोर्सेस के हिसाब से जो कुछ ये प्रोड्यूस कर सकते थे वो इन्होंने क्रॉपिंग के फॉर्म में प्रोड्यूस किया। तो क्रॉप प्रोडक्शन और डोमेस्टिकेशन दो चीजें स्टार्ट की, यहीं से ही शुरुआत हुई क्रॉप के प्रोडक्शन की। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्रॉप फिर है क्या, व्हाट इज क्रॉप। तो क्रॉप, बहुत सारे बच्चों को ये लगता होगा कि क्रॉप केवल बड़ी बड़ी जैसे लाइक चावल और कुछ अनाज होते हैं उन्हीं की ही क्रॉप होती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप फलों की बात करें, जैसे वाटरमेलन हो गया, जैसे आपका कोई और ऐसा जैसे लाइक खरबूज जो होता है, ठीक है, मेलन जो होता है, उनकी अगर हमें प्रोडक्शन करना है, अगर उनकी क्रॉपिंग करनी है एक जगह पर, एक लैंड पर, सिर्फ अगर वाटरमेलन लगा दिया जाए तो वो वाटरमेलन क्रॉप्स हो जाती हैं, अगर वाटरमेलन लगा दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि क्रॉप हर वो चीज है जहां पर किसी एक बड़े लैंड में सेम टाइप की क्रॉप को उगाया जाए, तो वो क्या हो जाती है, उसी चीज की क्रॉप हो जाती है, चाहे वो वेजिटेबल हो चाहे वो फ्रूट हो। ठीक है, तो क्रॉप क्या है, व्हाट इज क्रॉप, प्लांट ऑफ सेम काइंड के प्लांट को ग्रो करवाने के लिए और उनको कल्टीवेट करने के लिए, ऐसा एज अ सोर्स ऑफ फूड का सोर्स जिससे वो बन सके, इन अ लार्ज कल्टीवेटेड एरिया लैंड इज कॉल्ड क्रॉप। एक लार्ज कल्टीवेबल एरिया, कल्टीवेबल यानी कि हम उगाएं और उसमें हम क्या कर सके, कल्टीवेट भी कर सकें, उसको कटाई करके हम उसको अपना फूड भी बना सकें। ऐसे एक एरिया में अगर आप कोई सेम काइंड की प्लांट को ग्रो करवाते हैं तो वो होता है हमारा क्रॉप। अब चाहे वो मेज हो, चाहे वो गेहूं हो और चाहे वो ग्राम हो, बहुत सारी हैं ये सारी क्रॉप्स, ये अलग अलग चीज में डिवाइड रहती हैं। अब जैसे वीट क्रॉप है तो वीट क्रॉप आपने इस तरीके से देखी होगी, वीट क्रॉप आपको इस तरीके से देखने को मिलती है। बहुत सारे बच्चों का माइंड में ये आता होगा कि जो रोटी है कैसे बनती है, तो आंसर आएगा कि मैम आटे से बनती है। आटा कैसे आता है, गेहूं के जो सीड्स होते हैं, ठीक है, व्हीट सीड जिनको बोलते हैं, उनको जब पीसा जाता है तब जा करके वो पिस करके आपका आटा बन पाते हैं। और वो सीड्स कैसे होते हैं, जब व्हीट क्रॉप उगाई जाती है, कैसे बड़े होते हैं, मतलब धान जो है इस तरीके से, व्हीट क्रॉप जो आपको बड़े बड़े इस तरीके से दिखते हैं, ये कब बन पाते हैं, जब ये उगाई जाती है। ठीक है, तो कोई भी क्रॉप किसी भी बड़े लैंड कल्टीवेबल लैंड में अगर लगाई जाती है, कोई भी ऐसा प्लांट जो सेम काइंड का है उगाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं क्रॉप। क्या समझ गए? ओके, देन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब क्रॉप को लगाने के लिए ढेर सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमारे आज के टाइम पर हमें देखने को मिलती हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का मतलब है कि कृषि से संबंधित, क्रॉप को उगाने से संबंधित कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हम अगर बात करें तो पीपल इन द पास्ट एट रॉ फ्रूट। जो बहुत समय पहले जो पीपल हुआ करते थे, लोग हुआ करते थे, वो रॉ फ्रूट्स खाते थे। जैसे कि वाटरमेलन मिल गया, सीधा वो खाने लग गए। अगर उनको बैगन मिल गया सपोज, तो वो बैगन ऐसे ही कच्चा ही खा जाएंगे। तो रॉ फ्रूट्स खाते थे, रॉ वेजिटेबल्स खाते थे। ठीक है, और स्टार्टेड उनकी रहती थी हमेशा, वो उस टाइम पर हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, मैंने आपको बताया। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि जो लेटर उसके बाद में दे कुड कल्टीवेट लैंड, वो अपनी ही लैंड, मतलब जो उन्होंने सोचा कि हम इनको क्यों ना शिकार और दूसरों पर डिपेंड रहने से अच्छा है हम क्यों ना खुद का अपना स्टार्ट कर दे डोमेस्टिकेशन और क्रॉप प्रोडक्शन। तो उन्होंने कल्टीवेट करना चालू कर दिया लैंड को। तो उस टाइम पर सबसे पहले उन्होंने क्या उगाया होगा, ये बात आती है। तो सबसे पहले उन्होंने उगाया भैया राइस हो गया, गेहूं व्हीट हो गया, और कुछ फूड क्रॉप्स और भी थी जिनको उगाया। तो सबसे पहले अगर बोला जाए नोमैडिक पीपल्स ने कौन सी क्रॉप उगाई थी, तो उगाई थी राइस और व्हीट और अदर फूड क्रॉप्स, इन सबको उन्होंने लगाना स्टार्ट कर दिया था। दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर, वहीं से ही एग्रीकल्चर का जन्म हुआ था। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में बात अगर करें तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अलग अलग टाइप की होती हैं, मतलब मेथड्स अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई रबी क्रॉप्स है, क्रॉप्स कई टाइप की होती है, रबी खरीफ। तो रबी और खरीफ क्रॉप्स के अलग अलग मेथड है। मेथड का मतलब ये हुआ कि आप किस समय में उनको लगाना चाह रहे हैं और किस जगह पर आप, कैसी मिट्टी चाहिए होगी, कैसी सॉइल चाहिए होगी। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर कि जब आप काम करते हैं तो वो मेथड्स बन जाते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में
देखें अगर हम बात करें, when the same kind of plants are grown at one place or large scale is called crop, and different type of crops जैसे like cereals, vegetables, fruits, ये सब जो है can be classified on the basis of the season in which they grow। ये हर जो एक क्रॉप है वो डिवाइड रहती है अपने सीजन के अकॉर्डिंग, जिस भी सीजन में इसको लगाया जाता है उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही अब आगे पढ़ेंगे। अच्छा, सीजन का मतलब ये है कि टेम्परेचर वहाँ का कैसा होगा, वहाँ की रेनफॉल कैसी है, वहाँ की जो सॉइल है वो कैसी है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और आश्चर्य की बात ये है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो हमारा इंडिया है, ठीक है, हमारा जो इंडिया है उसमें वेरियस टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलते हैं। इवन हमारी अर्थ पर ही बहुत ज़्यादा अलग अलग वेरी करते हैं क्लाइमेट। तो इसी तरीके से हमारे इंडिया में भी जो अलग अलग प्लेसेस हैं वहाँ पर भी वेरी करते हैं। ठीक है, एक अर्थ की बात करें तो उस अर्थ में भी अलग जगह, हर जगह का अलग अलग क्लाइमेट है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी अलग अलग जगह पर अलग अलग क्लाइमेट हो जाता है। स्टेट बाय स्टेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जब आप साउथ में जाते हैं तो जहाँ पर आपको समर जब मिलती है जिस मंथ में, तब हमारा यानी कि नॉर्थ में, ठीक है, जो बच्चे नॉर्थ में रह रहे होंगे वो समझ रहे होंगे, और जो बच्चे साउथ में रह रहे होंगे वो भी समझ रहे होंगे कि जब आपके साउथ में गर्मी होती है तो नॉर्थ में ठंड होती है, और जब नॉर्थ में गर्मी होती है तो साउथ में ठंड होती है। हालांकि साउथ में जो मौसम है ठंडा बहुत ज़्यादा कभी नहीं होता है, मॉडरेट रहता है। ठीक है, लेकिन एक्सट्रीम गर्मी हो जाती है जब बात आती है मई एंड जून की। ठीक है, तो फिर अब बात करते हैं, ये आपकी ज्योग्राफी का पार्ट है जो कि बच्चों, अगर आपके माइंड में क्यूरियोसिटी आ रही होगी कि कैसे हुआ ये, तो आपको ये ज्योग्राफी के पार्ट में मिल जाएगा, ज्योग्राफी की क्लासेस में आपको ये सब मिलेगा। तो यहाँ पर बात करें अगर, तो इंडिया में बहुत सारा क्या है, रीजन बाई रीजन जो है क्लाइमेट वेरी करता है। तो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, हियर क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। देयर इज अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में हम डिफरेंट क्रॉप्स जो है उगाते हैं। अब बात करते हैं उन क्रॉप्स की जिनको हमने क्लासिफाइड किया है अकॉर्डिंग टू देयर मंथ, यानी कि किस समय में उनको लगाया जाता है और वो कैसी होती हैं, ये इस पे डिपेंड करता है कि वो कैसी क्रॉप्स हैं। ठीक है, वैसे ही उनको क्लासिफाई करवा दिया जाता है। जैसे खरीफ क्रॉप को जून से सितंबर मंथ जो होता है, जून से सितंबर मंथ जो आपका रेनी सीजन होता है, ठीक है, उसमें इसको लगाया जाता है। ये कौन कौन सी होती हैं, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मूंगफली, सोयाबीन जानते होगे, मेज मक्का, पैडी चावल, और बाकी के जो आते हैं इसमें वाटरमेलन एंड ऑल, कॉटन, ईटीसी, ये सारे जो है खरीफ क्रॉप्स होती हैं बच्चों, क्योंकि ये जो है प्लांटेड की जाती हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन, इसीलिए इनको खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, जून से सितंबर के बीच में आपका रेनी सीजन देखा जाता है। ठीक है, हैवी रेनफॉल वहां पर रहती है। तो उसी टाइम पर जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं, यानी कि पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन, ईटीसी, ये सब लगाई जाती हैं, और इनको क्या किया जाता है, उसी टाइम पर हम फिर उसके कुछ मंथ बाद कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, हार्वेस्टिंग होती है और फिर हम इनको खा पाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्रॉप्स दिखाई गई हैं जैसे कॉटन, ग्राउंडनट, मेज, मक्का, तो ये है हमारी खरीफ क्रॉप्स। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप नोट करिए, जैसे भी आप कर रहे हैं जल्दी से। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्रॉप पर जो है रबी की क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स इनको बोलते हैं क्योंकि ये अक्टूबर से मार्च मंथ के बीच में इनको लगाया जाता है। दूसरी बात ये है कि ये जो रबी क्रॉप्स होती हैं इनको विंटर सीजन में मेनली लगाते हैं। ठीक है, तो क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। अब ये रबी क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले तो वही जिसकी हम गोल गोल रोटी खाते हैं, वीट एंड देन ग्राम, ठीक है, चना एंड पी, मटर, मस्टर्ड समझते होगे, सरसों जो आपको ये दिख रही है, एंड लाइन सीड
जो आपकी, अगर बच्चों ने सुना होगा, कुछ बच्चों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं, तो आप जान लेते हैं। लाइन सीट जो होती है वो अलसी, इसको हिंदी में कहते हैं अलसी। ये हमें ज़्यादा इस वाले नाम से ज़्यादा हमने सुनी होगी, क्योंकि ज़्यादातर हम क्या हिंदी में ही बात करते हैं और हिंदी में ही हम सारी बातें करते हैं, तो मम्मी पापा के मुंह से भी अलसी ही हमने सुना होगा। तो ये हो गई लाइन सीड। तो ये हमारी होती है रबी की क्रॉप्स। अब पिक्चर्स को देखो ध्यान से, ये हो गया वीट, ये हो गया ग्राम, ऐसा आपको ग्राम दिखता है, बच्चों ने देखा भी होगा कुछ ने। मस्टर्ड, मस्टर्ड ऐसी दिखती है, सरसों का जो खेत होता है। तो बच्चों ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास में किस किस टाइप की क्रॉप्स होती हैं, उन क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, मीन्स रबी की क्रॉप्स में कैसे क्रॉप्स मिलती हैं, और आपके खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे जिनकी मदद से अब मैं ये देखूंगी कि कितने बच्चों ने हमारा जो ये जो सेशन है वो अच्छे से पढ़ा है। सब बच्चों ने उसको थोड़ा सा समझेंगे। आज हमने क्या पढ़ा, क्या पहले वो रिवाइज कर लें अगर कहीं पे डाउट रह गया हो। चलो पहले वही रिवाइज करते हैं, फिर देन क्वेश्चन पर आएंगे। ओके, एक बार रिवाइज करो और फिर अच्छे से आंसर करना। सबसे पहले हमने पढ़ा कि व्हाट इज क्रॉप्स। ठीक है, एक बार रिकैप करते हैं फास्ट। तो क्रॉप क्या है, एक बड़े से लैंडेड, बड़े से कल्टीवेबल एरिया में, कल्टीवेबल एरिया का मतलब है जहां पर हम कुछ अगर उगाते हैं तो वो कैसा हो, वहां पर ग्रोइंग नेचर हो उस सॉइल का, उस लैंड का, मतलब वहां पर सीड अगर हम डालें तो वो प्लांट को ग्रो करवा सकता हो, एंड देन मैच्योर हो जाए जब तो हम उसे हार्वेस्ट कर लें। तो कल्टीवेबल सॉइल का मतलब होता है फर्टाइल सॉइल, यानी कि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस हो जिससे हम अपनी क्रॉप अच्छे से उगा पाए। तो व्हाट इज क्रॉप्स, एक बड़ा सा लैंड, कल्टीवेबल लैंड, जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी क्रॉप को उगाते हैं। ठीक है, कल्टीवेट करते हैं। तो प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड दैट आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एज अ सोर्स ऑफ फूड, ठीक है, इन लार्ज कल्टीवेबल लैंड इज कॉल्ड अ क्रॉप। इसको हम कहते हैं क्रॉप। ठीक है, अब क्रॉप मेनली 2 टाइप्स की होती हैं। और ये कहाँ से आई थी क्रॉप, क्रॉप कब हमारा एग्रीकल्चर में जो है, एग्रीकल्चर बॉर्न कब हुआ था, जब नोमैडिक पीपल जो है जगह जगह जा करके क्या करते थे, शिकार करते थे, अपने फूड सर्च करते थे, एनिमल्स को मार कर खाते थे और फ्रूट्स खाते थे। फिर उन्हें अचानक से ध्यान आया कि जो हम काम कर रहे हैं इधर उधर जा करके, क्यों ना हम यहीं पर ही अपना जो है डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दें, क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें, तो हम आराम से एक ही जगह पर रह करके आसानी से अपनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा एग्रीकल्चर का जो बॉर्न है, जो एग्रीकल्चर वो हुआ था। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के बॉर्न हो जाने के बाद में हमने क्रॉप देख लिया। क्या है क्रॉप, डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट टाइप की होती है, हमने पढ़ा था, क्योंकि हमारी जो अर्थ है उस पर हर एक रीजन में अलग अलग जो है क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल की कंडीशंस हैं। तो अगर अर्थ पे बात करें हम इंडिया की, जहां हम रह रहे हैं, तो उस इंडिया में भी अलग अलग जगह का अलग अलग क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल रहता है। और ये 3 फैक्टर मेन होते हैं, इसीलिए इसको हाईलाइट किया गया है। 3 फैक्टर मेन होते हैं आपके क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। तो इंडिया में अलग अलग जगह का अलग अलग क्लाइमेट है, इसी हिसाब से प्रैक्टिसेस भी देखी गई हैं, अलग अलग होती हैं। मीन्स कि किसी को हम जून से सितंबर के बीच में लगाते हैं, तो किसी को हम मार्च से अक्टूबर के बीच में देखते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उस क्रॉप को चाहिए कैसा है, किस तरीके से उसको चाहिए है इन्वायरमेंट। अब जैसे सपोज हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि हर एक पर्सन के जो हेयर्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। किसी के बहुत ड्राई होते हैं तो उन्हें ऑयल की नीड होती है, किसी के बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं तो उन्हें ऑयल की नीड नहीं होती है। तो हर एक पर्सन के पास में जो हेयर्स हैं उनको अलग अलग रिक्वायरमेंट है। सेम फॉर स्किन, स्किन में भी यही होता है, अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन अलग अलग उन्हें चाहिए हैं। किसी को प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन चाहिए होगा, बट किसी में प्रोटीन अच्छा खासा है लेकिन अदर न्यूट्रिशंस चाहिए तो उसको वो चाहिए होगा। ऐसे ही सेम हमारा क्रॉप में होता है। तो जैसे हमारा रबी की क्रॉप है, सबसे पहले खरीफ की क्रॉप देखते हैं। तो खरीफ क्रॉप में
खरीफ क्रॉप में उसको चाहिए होता है जो उसका क्लाइमेट हो रेनी सीजन में, रेनी सीजन क्लाइमेट हो, जिससे कि जो क्रॉप है वो अच्छे से कल्टीवेट हो पाए, हार्वेस्ट कर ली जाए। तो क्रॉप को अच्छे से उगा पाने के लिए जून से सितंबर में हम अपनी खरीफ की क्रॉप को लगाते हैं। इन क्रॉप्स का नाम जरूर याद रखेंगे, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एंड फॉर बहुत सारी एग्जाम्पल्स अभी हम आगे लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ये अभी फिनिश नहीं हुआ है, बहुत सारा अभी हमें पढ़ना है। तो इन सारे खरीफ क्रॉप्स को हम और चीज़ों में भी देखेंगे और कौन कौन सी होती है। मेनली ये है, इनको आप याद करेंगे। ठीक है, ये कुछ पिक्चर्स हैं। एंड देन रबी क्रॉप्स हमने देखी थी कि ये अक्टूबर से मार्च के महीने में, जहाँ पर सर्दी वाला थोड़ा सा मौसम रहता है, वहाँ पर लगाया जाता है। और ये क्रॉप्स होती हैं जैसे वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लाइनसेड और ईटीसी। देन रबी क्रॉप्स में आगे बढ़कर हम देखें, रिपीट हो गई ये स्लाइड, तो कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाली थी, इसीलिए मैंने आपको रिकॉल करवाया। तो ये क्वेश्चंस आप पहले सॉल्व करो, इससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि कितने अच्छे से हमने अपने इस सेशन को पढ़ा है। ठीक है, और आपका रिवीजन भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द सॉइल मैटर फॉर्म बाय डिकेड ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड। जो सॉइल मैटर होता है, ठीक है, ये मैंने आपको सॉइल चैप्टर में पढ़ाया है। सॉइल मैटर फॉर्म्ड बाय डिकेड ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जिससे कि आप उन पॉइंट्स को भी कवर कर लो जो आपको चैप्टर में नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो द सॉइल मैटर फॉर्म्ड बाय डिकेड ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड कौन सा? पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, ह्यूमस या बायोसाइड? कमेंट करके आंसर बताओ जरा मुझे, कितने बच्चों को ये पता है? सॉइल को अगर हम डिकेड ऑर्गेनिक मैटर से जो सॉइल बनती है उसको हम क्या कहते हैं, बताइए। तो जो बच्चे कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट मैम, ह्यूमस, तो ह्यूमस बिल्कुल ठीक आंसर होगा। ह्यूमस होता क्या है? एक ऐसे सॉइल मैटर जो कि डिकेड ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर के बनता है। सॉइल चैप्टर में हमने पढ़ा भी है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप कैन बी ट्रांसप्लांटेड? इनमें से कौन सी जो क्रॉप्स है उन्हें ट्रांसप्लांट किया जाता है? ट्रांसप्लांट का मतलब है कि सीडिंग के लिए एक नर्सरी में रख दिया, फिर उगाने के लिए कहीं और ले गए। समझ गए कि सीडिंग के लिए किसी एक जगह पर एंड देन ग्रो करवाने के लिए कहीं और इसको लगा दिया गया। इसको कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो ट्रांसप्लांटेड क्रॉप्स में आपकी कौन सी क्रॉप्स आ जाएंगी? जैसे पैडी, टोमेटो, चिलीज, ऑल द अबव, नन ऑफ द अबव। कौन सी आएंगी? क्या पैडी आएंगी, क्या टोमेटोज आएंगे, क्या चिलीज आएंगे, या सारी आ जाएंगी, या कोई भी नहीं आएगी? बताओ, जल्दी से आंसर करो। ट्रांसप्लांटेड क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं? ओके, तो जो बच्चे कह रहे हैं कि मैम ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, तो बिल्कुल ठीक। पैडी, टोमेटो, चिलीज ये सभी ट्रांसप्लांटेड क्रॉप्स में इंक्लूड रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बच्चों, दिया है द सिस्टम ऑफ इरिगेशन वेयर वाटर इज सप्लाइड ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द रूट्स ऑफ प्लांट्स। एक ऐसा इरिगेशन का सिस्टम जहां पर वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट, प्लांट का जो रूट है वहां पर डाला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो ये आपका इस चैप्टर का एडिशनल पार्ट है, इसीलिए एमसीक्यूज में डाला गया, जिससे आपके ये क्वेश्चन भी तैयार होते रहे। तो मैं बताती हूँ, एक ऐसा सिस्टम इरिगेशन का जहां पर रूट पे ड्रॉप बाय ड्रॉप आपका इरिगेशन किया जाता है वाटर में, तो वो होता है ड्रिप सिस्टम इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन। उसको ड्रिप इरिगेशन भी बोलते हैं, याद रखेंगे, ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4 है कि द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट ग्रेन्स, जो ग्रेन्स होते हैं उनको जब जो प्रोसेस होती है बीटिंग आउट वाली, बीटिंग जब हम उनको कूटते हैं, ठीक है, कूटना तो समझा है ना, चाय बनाई है, चाय बनाते टाइम चाय जब अदरक डालते हैं तो कूट कर डालते हैं ना, वैसा ही कुछ। तो द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड व्हीट क्रॉप इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? क्या उसे बीटिंग कहते हैं, या क्रशिंग कहते हैं, या थ्रेशिंग कहते हैं, या हार्वेस्टिंग कहते हैं? आपकी वो वाली प्रोसेस जिसमें आप व्हीट ग्रेन को ले जाकर के उसको क्या करते हो, उसको पाउडर फॉर्म में बना देते हो, आटा बना देते हो, उसको क्या कहते हैं? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा थ्रेशिंग। ठीक है, थ्रेशिंग इज द करेक्ट आंसर।
इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है, तो आपको कैसा लगा सेशन बताना मुझे कमेंट करके। और इस सेशन के बाद में हम लेक्चर नंबर 2 में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अच्छा ठीक है, एक और बात आपसे करनी है, अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है इस चैप्टर में, ठीक है, या फिर हमने पुराने जितने भी सेशंस किए हैं उसमें अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ ज़रूर मुझे बताओ। ग्रुप में जो हमारा चैनल है सत्य शिक्षा 678, वहाँ जा कर के आप अपना डाउट पूछो। ठीक है, डाउट को बिल्कुल भी रहने नहीं देना है, क्योंकि अगर अभी आपने डाउट छोड़ा तो फिर क्या होगा, फिर आप नेक्स्ट क्लास में चले जाओगे। हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में इतने कम मार्क्स आए, क्योंकि डाउट इतना ज़्यादा होगा तो कैसे लिखोगे। तो जाने के लिए आपको क्या करना होगा, डाउट क्लियर करना होगा। और अगर डाउट क्लियर करके आप चले जाते हो अगले क्लास में तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। इसलिए इसको जो है ना छोड़ना नहीं है, इसको अंडरस्टिमेट नहीं करना है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछेंगे ग्रुप पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसी तरीके से मेहनत करते रहो अपना, और एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। आई नो आपकी तैयारी के लिए मैं यहाँ पर हूँ। हम यहाँ पर सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। कुछ चैप्टर ही बचे हैं जो हमारी साइंस की बुक के बच गए हैं अभी, बाकी सब हमने अभी कवर कर लिया है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हम तो न्यू हैं तो फिर हम कैसे कवर करेंगे, तो आपके लिए पुराने सेशंस की वीडियोज़ हैं उनको आप कवर कीजिए। ठीक है, और रिवीजन के लिए हम क्या करेंगे, 1 शॉट वीडियोस आपके लिए मैं बनाने वाली हूँ। कुछ मैंने प्लान किया है जिसमें जो हमारे चैप्टर्स हो गए हैं और उनका रिवीजन अब हमें करना है, तो एक 1 शॉट वीडियो में पूरा चैप्टर हम फिनिश करेंगे फास्ट फॉरवर्ड मोड पे, जिसमें हम 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स को बहुत कम टाइम में और थॉरली पढ़ लेंगे। फिर हमारे कुछ MCQs भी हम लगाने वाले हैं। MCQs आप लगाओगे तो आपके 10 नंबर तो ऐसे ही पक्के हो जाएंगे। उसके बाद आपके जो रिवीजन सीरीज है जो 1 शॉट वाली, उससे आपकी थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो आपका पक्का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चलने वाले हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, ज़्यादा आप बात नहीं करेंगे। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय बच्चों।